All right, so now we will start with your unit 7, that is pragmatics, for your course code 6001, discourse analysis. So let's start with it. So basically the word pragmatics comes from Greek language, that means deed, and basically what it actually means in as a field or as a subject is that something that is commonly used in real life and that is basically realistic or practical. Yes, recording, I will upload it today. I have shared the slides in your chat, class chat, and I'm going to send them in your WhatsApp group as well. So those of you who cannot see the slides on your screen can you can open them from your WhatsApp group or your chat. Okay, so let's start with pragmatics. So realistic और practical. So जैसे जनरल लाइफ में हम कहते हैं कि समवन हैज़ अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू लाइफ, यानी प्रैक्टिकल है बहुत वो लाइफ को लेके। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो प्रैग्मेटिक्स जो है वो एक ऐसी फील्ड है क्रिटिकल इंक्वायरी की जिसका मेन इंटरेस्ट किस में है कि लैंग्वेज को हम एक्चुअली जब चीज़ें करते हैं, यानी चीज़ों को करने के लिए या चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए कैसे रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा था ना, लैंग्वेज इज़ यूज टू डू थिंग्स, तो वो जो डू थिंग्स वाला पार्ट है रियल लाइफ में वो हम लैंग्वेज को यूज़ करके कैसे परफॉर्म करते हैं। तो लैंग्वेज का ये एस्पेक्ट कि इट इज़ यूज टू डू थिंग्स, वो जब हम उसको स्टडी करते हैं तो दैट इज़ नोन एज प्रैग्मेटिक्स एंड इट इज़ अ सेपरेट फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स। बेसिकली इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द डेफिनेशन इज दैट इट इज़ द स्टडी of meaning in the context of an utterance. So what is pragmatics? The study of meaning in the context of an utterance. तो pragmatics जो है वो क्या है? Real language use in real life situations, और प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है कॉन्टेक्स्ट से, बल्कि जो भी वर्ड है उसका मीनिंग जो है वो सिर्फ वो मीनिंग नहीं है जो डिक्शनरी में होता है या वैसे उस वर्ड का मीनिंग हम कंसिडर करते हैं, बल्कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ हुआ है वो कॉन्टेक्स्ट उसके मीनिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि प्रैग्मेटिक्स में हम वर्ड्स या सेंटेंसेस या अटरेंसेस के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स को स्टडी करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी स्टडी करते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसका क्या रोल है मीनिंग्स की डेवलपमेंट में, चाहे वो वर्ड्स का मीनिंग हो, फ्रेजेस का हो या अटरेंसेस का हो। जब हम रियल लाइफ कम्युनिकेटिव सेटिंग्स में उन वर्ड्स, फ्रेजेस और अटरेंसेस को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली प्रैग्मेटिक्स क्या है? किसी भी अटरेंस के कॉन्टेक्स्ट की स्टडी और जो उसका इम्पैक्ट होता है मीनिंग के ऊपर और उसकी ट्रांसमिशन के ऊपर। सो बेसिकली हम फोकस किस पे कर रहे हैं? उस मीनिंग के ऊपर जो स्पीकर ने कन्वे किया या राइटर ने कन्वे किया, और उस मीनिंग के ऊपर जो लिसनर या रीडर ने इंटरप्रेट किया। अगेन अब इसमें दो मीनिंग आ गए। वो मीनिंग जो स्पीकर या राइटर ने
एक्सप्रेस किया या उनकी इंटेंशन थी एक्सप्रेस करने की, और वो मीनिंग या रीडर और लिसनर ने इंटरप्रेट किया या उन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया। सो प्रैग्मेटिक्स जो है वो स्पीकर और राइटर के मीनिंग की, और जो स्पीकर और राइटर की जो इंटेंडेड मीनिंग है उसकी स्टडी है। So you can say that it is the study of intended meaning of speaker and writer. So pragmatics जो है वो ना सिर्फ contextual meanings को, utterances के contextual meaning को study करती है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी examine करते हैं कि इंसान जो हैं या जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी इंटरेक्शंस के अंदर ब्रीविटी कैसे लाते हैं, यानी चीज़ों को मुख्तसर कैसे करते हैं, ब्रीफ कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड नॉलेज। जैसे अगर हम किसी से कहते हैं ना कि अगर कोई आपसे आके पूछे कि चाबियां कहाँ हैं, अलमारी में देखो। अब घर में एक अलमारी नहीं है, यू डोंट हैव जस्ट वन कबर्ड इन द हाउस, यू हैव मल्टीपल कबर्ड्स। लेकिन आप सिर्फ इतना ही कहते हैं अलमारी में देखो, और सामने वाला आपसे ये नहीं पूछता कि कौन सी अलमारी में, वो सीधा जाके एक अलमारी खोलता है और वहाँ से चाबी निकाल लेता है। वाई? बिकॉज आप दोनों के बीच में एक शेयर्ड नॉलेज है जिसकी वजह से उस पर्सन को पता है कि घर के अंदर चाबियां किस अलमारी में रखी जाती हैं। सो दैट पर्सन विल गो एंड चेक दैट कबर्ड। सो दैट शेयर्ड नॉलेज इज मेकिंग योर इंटरेक्शन ब्रीफ। इसी तरह से आप उसको ये भी नहीं बता रहे कि यहाँ कमरे से निकलो, राइट साइड पे जो कमरा है उसका दरवाज़ा खोलो, उसकी राइट साइड पे जो अलमारी है उसका दरवाज़ा खोलो, उसके तीसरे शेल्फ पे जाओ, उस तीसरे शेल्फ में जो बॉक्स रखा है उस बॉक्स का ढक्कन खोलो, उसके अंदर जो कीज़ है उनमें जो तीसरे नंबर वाली की है वो जो है वो वाली की तुम्हें चाहिए वो उठा लो। राइट? ये सारी इन्फॉर्मेशन हम क्यों नहीं अपनी इंट्रैक्शन में दे रहे हैं, हम सिर्फ इतना क्यों बोल रहे हैं अलमारी में रखी है ले लो? बिकॉज वी हैव अ शेयर्ड नॉलेज जो हमारी इंटरेक्शन को ब्रीफ बनाती है। तो ये जो शेयर्ड नॉलेज और ब्रीविटी की स्टडी है ये भी किस में इंक्लूडेड है? प्रैग्मेटिक्स में। सो at one point we are investigating the contextual meaning of an utterance, and secondly we are studying the brevity and shared knowledge of human interactions. अब जो लिसनर्स और रीडर्स होते हैं वो भी इस शेयर्ड नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जब वो मैसेज को डिकोड कर रहे होते हैं। तो जब कोई स्पीकर या राइटर जब कोई मैसेज एनकोड करता है तो वो शेयर्ड नॉलेज की अजम्पशन पे रिलाई करके मैसेज को डिकोड करता एनकोड करता है, और जो लिसनर या रीडर होता है वो भी शेयर्ड नॉलेज के ऊपर रिलाई करके उस मैसेज को डिकोड करता है। अब अगर तो वो शेयर्ड नॉलेज मैच हो जाए तो मैसेज सही डिकोड होता है, अगर वो शेयर्ड नॉलेज मैच ना हो तो समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो जाती हैं या गैप इन कम्युनिकेशन भी क्रिएट हो जाता है। सो अगर आप इस सेंस में अगर लें शेयर्ड नॉलेज की सेंस में, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिक्स में हम इंटेंडेड या इम्प्लाइड मीनिंग्स जो हैं उनको भी स्टडी करते हैं, यानी वो मीनिंग्स जो वर्ड्स में मौजूद नहीं हैं लेकिन स्पीकर की इंटेंशन थी कन्वे करने की, या उसने उस फ्रेजिंग के अंदर इम्प्लाई कर दिए हैं लेकिन डायरेक्टली कहे नहीं हैं, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला समझ जाएगा। अब सेमेंटिक्स जो है जो कि बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग है, तो उसमें और प्रैग्मेटिक्स में क्या फ़र्क है कि सेमेंटिक्स में हम जो हैं वो फोकस करते हैं किसके ऊपर? डिक्शनरी या कंसेप्चुअल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के ऊपर। हम उसमें जो कम्युनिकेटिव इंटेंशन होती है स्पीकर और राइटर की, उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। प्रैग्मेटिक्स में हमारा फोकस जो है वो डिक्शनरी मीनिंग्स पे या लिटरल मीनिंग्स पे नहीं होता, हमारा फोकस किस पे होता है? जो इंटेंडेड मीनिंग है, जो इम्प्लाइड मीनिंग है उसके ऊपर, कि जो राइटर या स्पीकर था वो क्या कन्वे करना चाह रहा था और जो रीडर या लिसनर था उसने उससे क्या अंडरस्टैंड किया। फिर प्रैग्मेटिक्स में एक चीज़ और स्टडी की जाती है, वो है फॉर्म और फंक्शन का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। यानी जो लिंग्विस्टिक फॉर्म होती है वर्ड की और जो उसका फंक्शन होता है वो उनका एक दूसरे के साथ
क्या फंक्शन होता है। एक जो फॉर्म होती है वो बहुत सारे फंक्शंस को सर्व कर रही होती है। जैसे वर्ड है रन, रन जो है वो फिजिकल सेंस में भी यूज होता है, दैट समबडी इज रनिंग यूजिंग 2 legs and feet। रन जो है वो इस सेंस में भी यूज होता है, दैट समबडी इज रनिंग अ कंपनी। रन फिगरेटिवली भी यूज होता है, डोंट ट्राई टू रन फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। तो ये जो तीनों सेंसेस हैं उस वर्ड रन की, वो उसके फंक्शंस हैं, 3 डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन लिंग्विस्टिक फॉर्म एक ही है, यानी रन। सो जो रिलेशनशिप है बिटवीन लिंग्विस्टिक फॉर्म और उसके जो मल्टीपल फंक्शंस हैं, और जो मल्टीपल लिंग्विस्टिक फॉर्म्स हैं जो समटाइम्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, जैसे रन है, रन के जितने भी सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं वो सब के सब एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो यानी जो जितने भी उसके सिनोनिम्स हैं, तो दैट इज बेसिकली वन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मल्टीपल फॉर्म्स। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो भी हम प्रैग्मेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, वो भी हम सिमेंटिक्स के अंदर स्टडी उतनी डिटेल में नहीं करते। सो बेसिकली प्रैग्मेटिक्स जो है वो स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स के लॉन्गर स्ट्रेचेस को स्टडी करता है, जिनको हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर या रियल लैंग्वेज यूज़ के अंदर स्टडी करते हैं, जब जिसको स्पीकर्स और राइटर्स ने एक्चुअली यूज़ किया हो, और जिसको लिसनर्स और रीडर्स ने एक्चुअली अंडरस्टैंड किया हो, डिकोड किया हो और मीनिंग को समझा हो। अब डिस्कोर्स एनालिस्ट जो हैं वो ज़ाहिरी बात है, अगर हम प्रैग्मेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज अबव द सेंटेंस लेवल। और वो हम किस में स्टडी करते हैं? प्रैग्मेटिक्स के अंदर। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारी सोशल इंटरेक्शंस में? कॉन्टेक्स्ट। और वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, उसकी अवेयरनेस ना हो तो हम मीनिंग्स को कभी भी पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे लेट सपोज कि अगर कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हों और वो ये कहें कि जैसे हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए जो है वो 1000 शिप्स सेल हुए थे। अब अगर आपको वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस। वो रेफरेंस अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वो हिस्ट्री पता होनी, यानी वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता होनी ज़रूरी है। इफ़ समबडी सेज के मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम, वो तो मोहम्मद बिन कासिम बनने के चक्रों में है। अब अगर किसी को वो हिस्ट्री नहीं पता तो वो उस रेफरेंस को भी समझ नहीं पाएगा। सो अगेन वो जो कंटेक्चुअल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसके बगैर आप उस सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे। इसी तरह से अगर कोई कहे कि उसकी आज मेहंदी है इसलिए वो नहीं आया, अब अगर किसी को मेहंदी की वो जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं पता तो वो इंसान ये समझ ही नहीं पाएगा कि मेहंदी थी तो वो क्यों नहीं आया। सो दैट मीन्स कि वो जो कॉन्टेक्स्ट है किसी भी अटरेंस की, वो उसके मीनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कॉन्टेक्स्ट की बेस पे ही हम डिफरेंट डिस्कोर्सेज को डिफरेंट जॉनराज में डिवाइड करते हैं, जैसे पॉलिटिकल, लिटरेरी, मीडिया, फैमिली डिस्कोर्स, ग्रुप डिस्कोर्स, फ्रेंडली डिस्कोर्स, ये सब फ्रेंड्स का डिस्कोर्स, इन सब को हम किस बेस पे डिफरेंट जॉनराज में डिवाइड कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्टेक्स्ट। अब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट या जो को टेक्स्ट है वो किसी पैराग्राफ की हो, किसी फ्रेज की हो, अटरेंस की हो, वर्ड की हो, वो आपको हेल्प करती है एक तरफ तो ये कि वर्ड्स के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने में, दूसरा प्रेडिक्ट करने में कि आगे क्या बात की जाएगी। और आप जब इवन जब आप कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो एक दूसरे के साथ बात करते हुए पहले से गेस कर लेते हैं कि आगे ये बंदा ये बात करेगा, और आप पहले से ही अपना आंसर अपने माइंड में प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी कन्वर्सेशंस या आपकी जो कम्युनिकेशन होती है दैट बिकम्स स्मूथर। तो ये जो है ये कॉन्टेक्स्ट की क्या है? सिग्निफिकेंस है। अब जैसे वर्ड बैंक है, अगर कोई ये कहे कि आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बैंक, तो अब इन फ्रंट ऑफ द बैंक जो है वो बैंक रिवर का भी हो सकता है और वो बैंक जो है वो फाइनेंशियल बॉडी भी हो सकती है। नाउ यू विल बी कंफ्यूज, बट इफ दैट पर्सन सेज आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बैंक and the door was open,
यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है. बट इफ द पर्सन सेज कि आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बैंक एंड द कूल विंड वाज ब्लोइंग, तो आपको ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द रिवर बैंक. सो बेसिकली वो जो उस बैंक का जो वर्ड है उसके इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग वर्ड या सेंटेंसेस हैं उनसे आप उस वर्ड का जो मीनिंग है वो डिटरमिन कर रहे हैं. अब फिजिकल सेटिंग को भी आप कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं. जैसे अगर आप किसी जगह खड़े हैं और वहाँ पे अगर सिगरेट है लगा हुआ है और उसके ऊपर क्रॉस में रेड लाइन लगी हुई है तो दैट मीन्स दैट यू आर नॉट सपोज टू स्मोक हियर. अगर किसी जगह कार बनी हुई है और उसके ऊपर रेड लाइन लगी है तो दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू पार्क हियर. तो वो जो मैसेज है वो फिजिकल सेटिंग की वजह से आप उस मैसेज को ईजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पे ये काम आपने नहीं करना. इसी तरह से अगर आप कोई टेक्निकल इशू जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का और आप उसका ब्रोशर खोल के अगर आप देखें तो उसके अंदर जो मतलब लेट्स सपोज कि आपको कोई हेल्प कर देता है उस इशू को सॉल्व करने में एंड यू आर हैप्पी, तो आप एक हैप्पी टोन में अगर आप कहते हैं कि यू आर अ जीनियस तो दैट मीन्स कि आप हैप्पी हैं और आप उसको प्रेज कर रहे हैं. लेट्स सपोज कि अगर आपको कोई हेल्प करने की कोशिश करता है और उस हेल्प में वो उस मशीन को और ख़राब कर देता है और आप फिर कहते हैं यू आर सच अ जीनियस, लेकिन आपकी जो टोन है वो सरकास्टिक है, तो दैट मीन्स कि अब आप उस इंसान की प्रेज नहीं कर रहे बल्कि आप उस पर तंज कर रहे हैं या और यू आर एंग्री. तो वो जो आपकी टोन है वो भी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आती है जो आपके उन वर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर रही है. वर्ड सेम है यू आर अ जीनियस, लेकिन आपकी टोन से और वो जो फिजिकल सेटिंग थी उसमें जो कुछ हो रहा है उससे वो जो सेंटेंस था उसका मीनिंग चेंज हो गया है. सो अगर हमें फिजिकल सिचुएशन की नॉलेज हो तो हम किसी भी अटरेंस को क्लियरली इंटरप्रेट कर सकते हैं. और इसी तरह से हमारी जो लार्जर सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो भी या नॉलेज है वो भी हो सकती है किसी भी अटरेंस की कॉन्टेक्स्ट. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं. लाइक लेट्स सपोज इफ़ यू आर टायर्ड यू हैव अ हेडेक, तो आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी वर्डिंग या किसी भी सेंटेंस को आप डिफरेंट वे में लेंगे. अगर आप रिलैक्सड हैं हैप्पी हैं तो उसी बात को आप डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करेंगे. आप जो इन्फॉर्मेशन समझेंगे या उसको एनालाइज करेंगे, अगर आप टायर्ड हैं तो आपकी जो एनालिसिस की स्पीड होगी या जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो डिफरेंट होगी. इसी तरह से अगर बैकग्राउंड में शोर हो रहा होगा तो आपको सुनने में मुश्किल होगी, शोर नहीं हो रहा होगा तो आसानी होगी. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर होते हैं और वो जो कॉन्टेक्स्ट है चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो कल्चरल हो वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वर्ड्स की या जो अटरेंसेस की ये जो कम्युनिकेशन है उसकी उसको अफेक्ट करती है. और जो जितनी भी लिटरेरी प्रोडक्ट्स होती हैं ये चाहे वो पोइट्री हो एस्से हो नॉवल हो प्ले हो कुछ भी हो, उनके जितने भी उनके अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है उनके जो सेंटेंसेस के मीनिंग होते हैं उनकी हमेशा एक लार्जर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होती है. जैसे ये एक फ्रेज़ है लाहौर लाहौर है. अब लाहौर लाहौर है कि अगर आपको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता और आप किसी स्ट्रेंजर के सामने ये बोलें जिसको लाहौर के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो वो कहेगा हाँ भाई लाहौर लाहौर ही है ना, लाहौर कराची तो नहीं होगा. व्हाट डज इट मीन? तो जिसको उसकी कल्चरल तो उस तो दैट मीन्स कि उसकी जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसके बगैर आप उसके मीनिंग को सही तरह से समझ नहीं सकते. सो कल्चरल सेंसिबिलिटी भी बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी होती है. फिर दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट इसके अंदर, रेफरेंस है या रेफरिंग एक्सप्रेशंस और रेफरेंट्स हैं. अब कम्युनिकेटिव इवेंट में हम अक्सर चीज़ों को रेफ़र करते हैं या उन एंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं जो हम मौजूद नहीं होती या लिसनर और रीडर दोनों उनके बारे में जानते होते हैं रियल वर्ल्ड में, लेकिन वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं होती या पहले बात की जा चुकी होती है और दोबारा उनको रिपीट नहीं किया जाता. जैसे प्रोनाउंस होते हैं. अब आई लाइक टू रीड द पोइट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अब आई से कौन मुराद है? स्पीकर खुद, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट. अब नेक्स्ट सेंटेंस में वो दोबारा नहीं कहेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आई लाइक टू रीड पोइट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट,
Robert Frost is a famous poet. Robert Frost wrote a lot of poems. Robert Frost poetry has these characteristics. बार बार नहीं यूज करेगा. Then the person will say he is, he is, he is, he is. अब ये जो he है ये किसको रेफर करेगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को. तो जो he है और जो I है ये बेसिकली क्या है? रेफरेंस हैं जो रियल लाइफ में मौजूद किसी चीज को रेफर कर रहे हैं. Like sometimes you say that dress that you wore on Monday, it looked beautiful. The blue dress that you have, can you give it to me for the party tomorrow? अब वो ड्रेस आपके सामने मौजूद नहीं है. सो बेसिकली दैट यू वोर ऑन मंडे, द ब्लू ड्रेस, ये क्या है? रेफरेंस हैं जिनकी बेस पे आप एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं, हालांकि वो ऑब्जेक्ट आपके सामने उस वक्त मौजूद नहीं है. सो दीज आर बेसिकली रेफरेंसेस. वो जो रेफरेंस हैं वो किसी रियल पर्सन को भी रेफ़र कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को भी रेफ़र कर सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को भी रेफ़र कर सकते हैं. और रेफरेंसेस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं एक्सोफोरिक और दूसरे होते हैं सो लेट्स डील विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रेफरेंट फर्स्ट. सो बेसिकली पहला कौन सा है? एक्सोफोरिक रेफरेंस. सो एक्सोफोरिक रेफरेंस जो है उसमें क्या होता है कि आप अगर किसी भी चीज़ को पहली दफ़ा मेंशन कर रहे हैं और इससे पहले ये चीज़ बिल्कुल भी मेंशन नहीं हुई तो दैट इज़ एक्सोफोरिक रेफरेंस. यानी लेट्स सपोज कि आप बात कर रहे थे कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ पोइट्री, तो पोइट्री आपने पहली दफ़ा मेंशन किया है ना, तो दैट इज़ एक्सोफोरिक रेफरेंस क्योंकि इससे पहले ये मेंशन ही नहीं हुआ. टुडे आई वॉज गोइंग ऑन द रोड एंड आई सॉ अ बिग ब्लू बस. अब ये जो बिग ब्लू बस है ये आपने पहली दफ़ा मेंशन किया है, तो ये क्या है? एक्सोफोरिक रेफरेंस है क्योंकि ये आउटसाइड द टेक्स्ट है, किसी और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होगा, सोशल वर्ल्ड से रिलेटेड होगा, किसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होगा, लेकिन उस टेक्स्ट से या उस इमीडिएट सिचुएशन से रिलेटेड नहीं होगा. सो ये क्या है? बेसिकली एक्सोफोरिक रेफरेंस है. दूसरा रेफरेंस कौन सा होता है? एंडोफोरिक रेफरेंस. एंडोफोरिक रेफरेंस वो रेफरेंस है जिसको आप पहले मेंशन कर चुके हैं और आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं. जैसे शेक्सपियर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट्स ऑफ हिज टाइम. ही हैज़ अनडाउटेडली प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ ट्रेजेडीज. अब जो ही है वो बेसिकली क्या है? एंडोफोरिक रेफरेंस है क्योंकि ही किसको रेफर कर रहा है? शेक्सपियर को. और शेक्सपियर आप ऑलरेडी don't be stupid and don't send such messages. So that means कि आप उस रेफरेंस को बेसिकली बाहर से ले रहे थे. जो पहली दफ़ा मेंशन होगा वो एक्सोफोरिक, जो पहले से मौजूद किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है वो पहले से मेंशन किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है वो एंडोफोरिक. देन वी हैव टू अदर रेफरेंसेस दैट आर एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक. एनाफोरिक रेफरेंस वो रेफरेंस होता है, अब ये एंडोफोरिक की सब कैटेगरीज हैं, यानी एक्सोफोरिक की कोई सब कैटेगरी नहीं है, एंडोफोरिक की दो हैं. एक है एनाफोरा और दूसरी है कैटाफोरा. एनाफोरा जो है वो जब आपका जो रेफरेंट है वो पहले से मेंशन किसी नाउन को रेफर कर रहा है तो वो एनाफोरिक है. यानी शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ही रोट मैनी प्लेस. अब ये जो ही है ये शेक्सपियर को रेफर कर रहा है और शेक्सपियर पहले मेंशन हुआ था, तो वो क्या है? ही क्या है? एनाफोरिक रेफरेंस. और कैटाफोरिक क्या है? वो उसका ऑपोजिट है, यानी जो रेफरिंग एक्सप्रेशन है वो पहले आया है और जो नाउन है वो बाद में आया है. शी वॉज अबाउट टू पुट हर फुट ऑन इट इन द डार्कनेस. इट वॉज अ लार्ज कोबरा रेडी टू स्टिंग इन द डार्क. अब हर फुट ऑन इट, तो इट पहले आया, लार्ज कोबरा बाद में आया, तो इट क्या है? वो कैटाफोरिक रेफरेंस है. सो आई होप कि एनाफोरा, कैटाफोरा, एंडोफोरिक और एक्सोफोरिक आपको क्लियर हो गए होंगे. ओके, देन वी हैव कोहेजन. कोहेजन जो है बेसिकली ये जो रेफरिंग एक्सप्रेशंस होते हैं ये कोहेजन क्रिएट करते हैं.
किसी भी टेक्स्ट में कोहेजन और कोहेरेंस बहुत ज़रूरी होती है। कोहेजन क्या होती है कि जब आपके सारे सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। लाइक आई वॉन्टेड टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, ही लिव्स नेक्स्ट डोर, वी स्टडी टुगेदर। अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यानी ही, वी, ये जो प्रोनाउंस हैं ये इन तीनों सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं मीनिंग वाइज। तो ये क्या है? कोहेजन है। कोहेरेंस कब आती है? जब आप ये कहें कि आप कोई ऐसे लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करें जिनसे ओवरऑल पूरी की पूरी टेक्स्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, यानी ना सिर्फ ये तीनों सेंटेंसेस बल्कि पूरे पैराग्राफ्स, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से, सब एक दूसरे के साथ आइडिया वाइज कनेक्टेड हूँ। और उसके लिए आप लिंकर डिवाइसेस या कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ करें। जैसे हाउएवर, देयरफॉर, बट, बिकॉज, ये सब क्या हैं? कोहेरेंट, या यू कैन से कि वो डिवाइसेस हैं जो कोहेरेंस क्रिएट करती हैं। और ये जो आपके प्रोनाउंस होते हैं दैट, दिस, दोज, हु, ये सब क्या हैं? ये बेसिकली कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं जो आपकी राइटिंग या आपकी स्पीकिंग के अंदर कोहेजन क्रिएट करती हैं, कनेक्शंस क्रिएट करती हैं। और कोहेरेंस कब आती है? जब आपकी ओवरऑल सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। जैसे हेयर एंड देयर, दिस और दैट, नाउ एंड देन, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सब क्या हैं? कोहेरेंस और कोहेजन की डिवाइसेस हैं। अब डायक्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी अब फिर 3 काइंड्स हैं, पर्सन डायक्सिस, स्पेशल डायक्सिस और टेम्पोरल डायक्सिस। वो वर्ड्स या फ्रेजेस जो पीपल यानी लोगों के लिए यूज़ हों वो पर्सन डायक्सिस कहलाती हैं। जैसे हिम, हर, इट, देम, दी, स्टूडेंट्स। वो वर्ड्स जो प्लेसेस के लिए यूज़ हों यानी लोकेशन के लिए यूज़ हों, जैसे वो क्या कहलाएंगे? स्पेशल डायक्सिस। जैसे हियर, देयर, नियर, फार। जो टेम्पोरल डायक्सिस हैं वो टाइम से रिलेटेड हैं, जैसे नाउ, देन, रिसेंटली, प्रीवियसली, एक्सेट्रा। फिर इन्फ्रेंस और शेयर्ड अजम्पशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, वी कैन स्किप इट। प्रिजम्पशंस और एंटेलमेंट्स भी वैसे ही है अजम्पशंस की तरह कि आप पहले से सपोज कर लेते हैं कि ये बात जो है ये की जाएगी, और फिर ज़ाहिरी बात है उसके साथ अगर वही बात जो है यानी जब आप एनकोड कर रहे होते हैं या डी कोड कर रहे होते हैं, अजम्पशन क्या होती है कि एनकोड करने वाला पहले से अज्यूम कर ले कि ये सामने वाले को ये बात पता होगी। और प्रीजम्पशन या प्री सपोजिशन क्या होती है कि आप पहले से अज्यूम कर लें कि सामने वाला ये बात करने जा रहा है, या भी अगर उसने ये बात की है तो आगे वो ये बात कर लेगा। और इन्हीं प्रीजम्पशंस, एंटेलमेंट्स और अजम्पशंस की बेस पर ही हम अपनी कन्वर्सेशंस को ब्रीफ रख पाते हैं, और शेयर नॉलेज की बेस पे हम ये प्रीजम्पशंस, अजम्पशंस और एंटेलमेंट्स जो हैं उनकी बेस पे हम अपनी कन्वर्सेशंस को कंटिन्यू रखते हैं और एक दूसरे के मैसेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं। Okay, now we will take a 10 minutes break. We will start back at 5:15.